कैलोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ये सारे सर्जिकल प्रोसीजर के नाम आपने अपने लाइफ स्पैन में कभी ना कभी तो सुने होंगे ही। और हो सकता है आपके फैमिली में किसी नियर एंड डियर वन ने ये ट्रीटमेंट ऑप्ट भी किए हों। तो आज मैं अपने इस सेशन में आपको कुछ ऐसे टेस्ट बताने वाली हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ ऐसे टेस्ट एंड ट्रीटमेंट्स बताने वाली हूँ जिसे करने के बाद आप इस तरीके के सर्जिकल प्रोसीजर से अपने आप को या अपने नियर एंड डियर वन को पूरी तरीके से सेव कर सकते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब भी कभी कोई पर्सन हॉस्पिटल में रिपोर्ट करते हैं एंड उनका एंजियोग्राफी टेस्ट होता है, तो एंजियोग्राफी के टेस्ट के बाद जो हमारा ब्लॉकेज है वो नियरली 80 to 90% ही आता है। अब ऐसा क्यों हमेशा एंजियोग्राफी करवाने के बाद 80 to 90% ब्लॉकेज आती ही है? क्योंकि एंजियोग्राफी प्रोसीजर तब कराया जाता है जब किसी तरीके के कुछ हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हों तब। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी पर्सन को अगर 70% ब्लॉकेज है कोई भी आर्टरीज में, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो 70% ब्लॉकेज में जो पर्सन है वो कोई भी सिम्टम्स नहीं देंगे। इवन वो रनिंग भी कर सकते हैं एट अ वेरी कंफर्टेबल लेवल पे। एंड 80% की अगर ब्लॉकेज है तो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको रनिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी आए एंड बट उनका जो वॉकिंग होगा वो तो डेफिनेटली नॉर्मल ही होगा। तो 80% तक कोई एज सच इश्यूज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हार्ट के लिए 30% ब्लड सप्लाई सफिशिएंट होता है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आप समझ लीजिए कि मेरे पास एक बैग है एंड मैंने उसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स रख दिए। अब हर एक बैग की एक कैपेसिटी होती है टू होल्ड द स्टफ। तो अगर मैंने उस बैग को ओवरबर्डन कर दिया, मैंने बैग के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल दी, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो बैग है वो टेयर कर जाए या फिर वो फट जाए। तो सेम सिचुएशन हमारे हार्ट की आर्टरीज की भी होती है। अगर मैं हार्ट की आर्टरीज के बारे में बताऊं तो हमारे हार्ट में ऐसी 4 आर्टरीज होती है जहां पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है ब्लॉकेज होने की। तो सेम तरीके से आप समझ लीजिए कि आपके पास 4 बैगेज हैं एंड अगर उसमें किसी में भी ओवरलोड हो गया, ओवरबर्डन हो गया, तो पॉसिबिलिटी होता है उसके फटने की, टेयर होने की। और जैसे ही ये टेयरिंग होता है तो सडन इफेक्ट पे हार्ट अटैक का इशू हो सकता है। अब कैसे होता है? हमारे बॉडी में जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, यानी कि सॉफ्ट वैक्सी मटेरियल जो है जिसे हम प्लाक भी बोलते हैं, अगर वो जमता जाता है और वो इस तरीके से जम जाता है कि उसके अंदर की जो सॉफ्ट लेयर होती है वो टीयर हो जाती है, फट जाती है, और वो जो सॉफ्ट वैक्सी मटेरियल है वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, तो एक बर्स्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक। पर आपको इतना अंदाज़ा तो हो गया होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है या फिर सॉफ्ट वैक्सी प्लाक मटेरियल है वो ही है कल्प्रिट, जो ओवरबर्डन करके आर्टरीज में से हार्ट अटैक, अंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इस तरीके के इश्यूज को क्रिएट कर सकता है। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ, आप समझिए कि अगर मैंने एक प्लांट में से एक फ्लावर को तोड़ लिया है और अगर मैं चाहूँ कि वो फ्लावर को मैं सेम उस तरीके से प्लेस कर दूँ तोड़ने के बाद, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं। तो सेम वे में अगर मैंने कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया, तो अगर बाईपास सर्जरी है एंड उसमें अगर आपको ब्लेड से पूरे उस एरिया को अगर कट किया गया है, तो क्या वो उस लेवल तक का हीलिंग हो सकता है? कहीं ना कहीं बॉडी के पास सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म होता है, उससे हीलिंग प्रोसेस होती है, बट वो एग्जैक्टली वैसी नहीं हो सकती जैसे कि वो पहले थी बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर के। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो सिम्टम्स होते हैं वो हो सकते हैं पेन और हैवीनेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, और ये बढ़ जाती है स्पेशली ड्यूरिंग वॉकिंग और एनी टाइप ऑफ एक्सर्शन के बाद। पेन जो है वो रेफर्ड होता है या फिर आप बोल सकते हैं वो स्प्रेड होता है लेफ्ट साइड के आर्म में, और कभी कभी जॉ एरिया पे भी स्प्रेड होने लगता है। स्पेसिफिकली इस टाइप के जो पेन होते हैं ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं किसी भी तरीके के मील को कंज्यूम करने के बाद। साथ ही साथ इसमें एक तरीके का बर्निंग सेंसेशन जो है चेस्ट एरिया में वो भी कंटिन्यूसली फील होता ही रहता है।
साथ में आता है पाल्पिटेशन, जिसमें एक तरीके की धड़कनों का बढ़ जाना या फिर किसी तरीके की घबराहट जो है वो हमेशा बनी रहना। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको आगे बताए हुए जो टेस्ट हैं या जो प्रोसीजर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली ऑप्ट करना चाहिए। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो भी टेस्ट और ट्रीटमेंट है ये पूरे तरीके से नॉन सर्जिकल है, इसमें किसी भी तरह की कोई सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर आप इनमें से आपके सिम्टम्स को मैच कर रहे हैं तो जो मैं आपको आगे के ट्रीटमेंट मोडालिटीज इन्वेस्टिगेशंस बताने वाली हूँ उसको आपको डेफिनेटली फॉलो करना ही चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज द लिपिड प्रोफाइल सीरम टेस्ट। जी हाँ, ये एक तरीके का ऐसा ब्लड टेस्ट है जिसे करवा के आप अनुमान लगा सकते हैं कि हार्ट रिलेटेड इशू हो रहा है कि नहीं। अब लिपिड प्रोफाइल सीरम टेस्ट जो है उसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान देना है। एक है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है ट्राइग्लिसराइड्स। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये एक तरीके का सॉफ्ट फ्लेक्सी मटेरियल है जिसे हम प्लाग भी बोलते हैं, जो आपके आर्टरीज में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। अगर इसका रेंज 150 से लेकर 160 मिलीग्राम डेसीलीटर के अबव आता है तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड इश्यूज है। दूसरा है ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड क्या है? अगर मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताना चाहूँ, सपोज आप किचन में खड़े हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं और आपके वॉल जो है उस पर एक स्टिकी मटेरियल जम जाता है, तो वो ही है एक तरीके का ट्राइग्लिसराइड, जो सेम तरीके से वॉल पे डिपॉजिट हुआ है, सेम तरीके से आपके हार्ट के आर्टरीज में भी डिपॉजिट होता है और मेजर इश्यूज लाइक हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अंजाइना, ब्रेन स्ट्रोक, इन सब के इश्यूज को बढ़ा देता है। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अबव आता है तो ये क्लियर कट आइडिया देता है कि कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड इशू है बॉडी के अंदर। अगर इसका रेंज मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है तो मैं एडवाइस करती हूँ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट को करवाने के लिए। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट थोड़ा सा एबनॉर्मल आता है, प्रॉपर रेंज में नहीं आता है, तो आपको पहले थोड़ा सा वॉक करके देखना है। वॉक करने के बाद अगर आपको पेन हो रहा है देन कम्स द सॉर्बिट्रेट बिलो टंग टेस्ट। जी हाँ, ये जो टेस्ट है आप घर पर नहीं कर सकते हैं, आपको आपके हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट के सुपरविजन के अंडर ही ये चीज़ करनी है। सपोज आपने वॉकिंग करते हुए आपको एक तरीके का चेस्ट पेन हो रहा है या किसी तरीके की घबराहट हो रही है, तो आपको जो सॉर्बिट्रेट की टैबलेट है उसको टंग के नीचे कुछ टाइम के लिए रख देना है एंड देन आपको वॉक करके देखना है क्या आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्या जो पहले पेन हो रहा था वो सेम टाइप का पेन अभी है कि रिलीव्ड हो गया है। अगर उस टाइप का जो पेन है अगर वो रिलीव्ड हो गया है तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपको हार्ट रिलेटेड इशू है। अगर आपका सॉर्बिट्रेट बिलो टंग टेस्ट में कुछ फाइंडिंग्स देखने को मिल रही है तो नेक्स्ट टेस्ट जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, दैट इज अ ईसीजी। ईसीजी में और जब भी कभी आप ईसीजी कराते हो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मली आती है, क्योंकि ईसीजी करवाने के टाइम पर आप सुपाइन पोजीशन पे होते हो, मींस आप लाई डाउन पोजीशन पे होते हो, तो कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, हार्ट को बहुत कम तरीके का सप्लाई करना होता है ब्लड को, तो इस तरीके से ईसीजी करवाने के टाइम पे कोई पेन नहीं होता है। तो इसको और एडवांस करने के लिए एक और टेस्ट आता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट। जी हाँ, तो जो स्ट्रेस टेस्ट होता है आपको ट्रेडमिल के ऊपर भागना होता है या फिर चलना होता है एंड उस टाइम पे जो ईसीजी है उसको लगाया जाता है एंड उसकी जो रिपोर्ट है निकाली जाती है। तो इस टाइम पे जब आप भाग रहे होते हो या चल रहे होते हो ट्रेडमिल पे, तो उस टाइम पे जो हार्ट है उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए अच्छा ब्लड सप्लाई चाहिए होता है, और अगर अच्छा ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो जो ईसीजी की रिपोर्ट है उसमें फाइंडिंग्स जो है वो देखने को मिली जाती है। और स्ट्रेस टेस्ट जो है वो बहुत बार एडवाइस नहीं भी किया जाता है अगर आपको बहुत सारे एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है या फिर पास्ट हार्ट के इश्यूज हैं, तो स्ट्रेस टेस्ट जो है वो थोड़ा एडवाइस नहीं भी किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि ड्यूरिंग स्ट्रेस टेस्ट भी कुछ इमरजेंसी क्रिएट हो जाए। तो अगर स्ट्रेस टेस्ट नहीं करवा सकते हैं तो एक और टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं नॉन इन्वेजिव सीटी एंजियोग्राफी।
जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल तरीके का टेस्ट है। विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी जो रिपोर्ट है वो आपके सामने आ जाती है। इसमें एक टेबल होती है जिस पे आपको लाई डाउन करना होता है। लाई डाउन करने के बाद एक इंजेक्शन जो होता है उसे इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें एक डाई होती है, और वो जो डाई है वो आपके ब्लॉक एरियाज जो होते हैं हार्ट के उस पर रीच होती है। एंड उस टाइम पे जो एक्सरे मशीन है वो एक पिक्चर क्लिक करती है जो क्लियर कट आइडिया देता है कि कितने % ब्लॉकेज है और कौन से एरिया पर ब्लॉकेज है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि कितना ब्लॉकेज है और किस एरिया पर ब्लॉकेज है। इसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रीटमेंट प्लान भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और टेस्ट आता है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट। जी हाँ, कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट जो है वो उन लोगों के लिए एडवाइजेबल है जो मिडिल एज ग्रुप में होते हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है हार्ट रिलेटेड इश्यूज की। तो ऐसे लोग जो हैं चाहते हैं कि उनका हार्ट हेल्दी रहे, लॉन्ग रन तक किसी भी तरीके के हार्ट रिलेटेड इश्यूज नहीं आए, तो वो जो लोग हैं वो इस तरीके के टेस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक तरीके का नॉन इन्वेजिव सीटी स्कैन है। अगेन इसमें आपको एक जो टेबल होती है उस पर लाई डाउन करना है। एक डोनट शेप की एक्सरे मशीन होती है, वो आपके ऊपर आके जो रिकॉर्डिंग है उसे रिकॉर्ड करती है और एक एक्सरे क्रिएट करती है। इस एक्सरे की रिपोर्ट में डिफरेंट फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलती है। तो इस रीडिंग में हम कैल्शियम का स्कोर निकालते हैं जो बताता है कि कितने लेवल का प्लाक एक्युमुलेट हो चुका है आपके आर्टरीज में। 0 का मीन्स है नो एविडेंस ऑफ प्लाक। 1 से लेके 10 तक का मीनिंग है मिनिमल कोरोनरी आर्टरी प्लाक। 11 से 100 तक का मीनिंग है माइल्ड कोरोनरी आर्टरी प्लाक। 101 से लेके 400 तक बताता है मॉडरेट कोरोनरी आर्टरी प्लाक। एंड ओवर 400 जो है वो बताता है एक्सटेंसिव कोरोनरी आर्टरी प्लाक के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रीटमेंट है कुछ मिडिल एज वाले या जो यंगस्टर्स हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म तक अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं वो इस तरीके के टेस्ट को करवाते हैं। अगर उनको इसमें से कोई भी फाइंडिंग्स देखने को मिलती है नेगेटिव वे में, तो वो अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस को अगर चेंज कर लें तो उनको रिजल्ट जो है वो थोड़ी ही टाइम में देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के बारे में जो हमें अपने लाइफ में ऐड कर देने चाहिए अगर हमको कुछ भी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स इन सब रिपोर्ट के थ्रू देखने को मिल रही है, जिससे हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना के होने वाले इशू से हम अपने आप को पहले ही सेव कर सकें। तो सबसे पहले हमको हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको जानने की ज़रूरत है। हमारे हार्ट की कुछ आर्टरीज होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं, जिसमें लेफ्ट साइड में 3 आर्टरीज होती हैं और राइट साइड की एक मेन कोरोनरी आर्टरी होती है। तो जो फर्स्ट है दैट इज अ लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड द राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो 4 आर्टरीज होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड होता है ब्लॉकेज का होने का। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देख रहे हैं तो आप देख सकेंगे इन 4 आर्टरीज के अलावा भी कुछ डिफरेंट आर्टरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जो हमारी मदर नेचर है उन्होंने ये 4 आर्टरीज को क्रिएट किया है एंड ये जो 4 आर्टरीज हैं अपना फंक्शन जो है वो करती रहती है। साथ में मदर नेचर ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि अगर ये 4 आर्टरीज अच्छे तरीके से काम करना बंद कर दे या प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं की हो तो उसका ऑल्टरनेटिव भी आपको प्रोवाइड किया है। अब आप पर है आप किस तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर किसी तरीके का प्लाक या कोलेस्ट्रॉल अगर आप बोलना चाहें वो जम गया है आपके आर्टरीज में, बहुत हाई मात्रा में ब्लॉकेज हो गई है और पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्यूचर में हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना, ब्रेन स्ट्रोक जैसे इश्यूज़ की होने की, तो आप पहले से ही अपनी इन आर्टरीज का ध्यान रखकर इनको एक्टिवेट कर कर या फिर इसके मोड को ऑन कर कर अगर अपनी अदर आर्टरीज को एक्टिवेट रखेंगे तो अगर ये 4 आर्टरीज में कभी फ्यूचर में ब्लॉकेज होती भी है तो आप अपने आप को सेव कर पाएंगे यही सारे मेजर इशू से। तो इन आर्टरीज को एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे तरीके या लाइफस्टाइल चेंजेस बताऊंगी जिससे आप ये सारी कैपिलरीज को एक्टिवेट पहले से ही कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप मिडिल एज में हैं या फिर आप यंग एज में हैं तो आप एक हैबिट इंडल्ज करिए वॉकिंग की एंड
रनिंग की। वॉकिंग जो होगी वो आपकी ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए और रनिंग आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने से जो आपका ब्लड है वो पंप करता है, और अगर वो एक्स्ट्रा अच्छे से प्रॉपर पंप करता है तो जो आपकी एक्सटर्नल कैपिलरीज हैं वो भी एक्टिवेट रहती हैं और वो भी अच्छे तरीके का ब्लड जो है वो सप्लाई करने में हेल्प कर सकती हैं। आपको जो फूड हैबिट्स हैं वो भी मेंटेन करनी है। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना या फिर ज़्यादा ऑयली वाला खाना जो है वो हो सके तो आफ्टर 30s जितना हो सके कम ही कर देना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर कुकिंग के टाइम पे ऑयल नहीं डालेंगे तो टेस्ट कैसे आएगा। तो अगर मैं आपको एक बाउल दूं ऑयल का और आप उसे टेस्ट करें तो क्या वो टेस्ट देने वाला है? क्या उससे आपको कोई टेस्ट मिलने वाला है? तो आंसर है कि नहीं, ऑयल तो कहाँ टेस्ट देता है। तो उस समय पे आप बोलेंगे ऑयल टेस्ट नहीं देता है। तो सेम चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम कुकिंग करते हैं तो जो टेस्ट है वो आता है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मसालाज में से। अगर मैं आपको सिर्फ ऑयल एंड सब्जी दे दूँ और मैं बोलूँ चलो आप इसको टेस्टी बनाओ, तो क्या आप उसे टेस्टी बना पाएंगे? नहीं। अगर मैं आपको सब्जी दे दूँ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मसाले दे दूँ तो क्या आप उसे टेस्टी बना पाएंगे? तो आंसर आएगा यस, हाँ उसे टेस्टी बना पाएंगे। तो बोलने का यही मतलब है कि ऑयल अगर नहीं भी होगा तो भी आप टेस्टी फूड जो है उसे बना सकते हैं। आपको जो वेजिटेबल है उसको कुक करना है तो आप उसके लिए वाटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उसे क्रीमी बेस्ड बनाना है तो आप उसके लिए मिल्क आइटम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा अगर मिल्क भी डाल दो तो उसमें भी स्टीम करके आपकी जो सब्जी है वो पक सकती है या फिर कुक हो सकती है। तो आपके हाथों में है कि आपको सब्जी को कैसे टेस्टियर बनाना है। ऑयल होगा खाने में तभी खाना अच्छा बनेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अब जो ये लेडीज मेरा वीडियो देख रही हैं वो सोच रही होंगी कि कुकिंग एंड विदाउट ऑयल इज दैट पॉसिबल? तो आंसर है कि हाँ, आप जब भी कुकिंग करते हैं तो आप थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। प्लस जो आप वेजिटेबल या फिर किसी तरीके की दाल को बना रहे हैं तो उसका खुद का एक नेचुरल ऑयल होता ही है। तो आप थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए एंड वो जो नेचुरल ऑयल है उससे कहीं ना कहीं आपका जो फूड आइटम है वो कुक हो भी जाएगा एंड उसके अंदर फ्लेवर एंड टेस्ट भी आ ही जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि राइस में 5% खुद का नेचुरल ऑयल होता है एंड डिफरेंट वेजिटेबल्स जो हैं उसमें भी खुद का 5% नेचुरल ऑयल होता ही है। एंड अगर स्पेसिफिकली चपाती की बात करें तो उसमें खुद का 1% नेचुरल ऑयल होता है। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से नेचुरल ऑयल को एक हेल्दी तरीके से अपने फूड आइटम्स या फिर किसी भी रेसिपी में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली अपनी कुकिंग मेथड में भी चेंजेस डेफिनेटली लाने ही चाहिए, जिससे आप वास्ट तरीके के डिफरेंस देख पाएंगे अपनी हेल्थ प्रोफाइल में। उसके साथ एडिशनल जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्रिएटिंग दीज टाइप ऑफ इश्यूज़। तो जितना हो सकता है अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखिए, जितना हो सकता है मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा टाइम आप डेफिनेटली स्पेंड कर सकते हैं नेचर के साथ। अगर आप इस तरीके की चीज़ करते हैं तो आप स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं अपने आप को और फर्दर सेव कर सकते हैं इस तरीके के मेजर इशू से। तो ये तो हो गई फूड हैबिट, स्ट्रेस, नॉर्मल बातें। अब मैं आपको एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाली हूँ जो एक तरीके का नेचुरल बाईपास सर्जरी ही है। ये एक तरीके का ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें कोई सर्जरी नहीं होगी, कोई चीज़ को काटा नहीं जाएगा, कोई चीज़ को फाड़ा नहीं जाएगा, कोई स्टिचेस नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा, पूरे तरीके से नेचुरल ट्रीटमेंट है। बहुत सारे जो फॉरेन बोर्ड हैं, एसोसिएशन है, उसने भी इस ट्रीटमेंट को रिकॉग्नाइज किया है आफ्टर डूइंग 200 टाइप ऑफ रिसर्चेस। तो ये ट्रीटमेंट है EECP। जी हाँ, इन्हेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये एक तरीके का नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट है जिसमें हार्ट के जो एक्स्ट्रा कैपिलरीज होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, इस तरीके से उनको मोल्ड करते हैं कि वो भी एक अच्छे लेवल का ब्लड सप्लाई कर सके फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के। अब ये नाम आया कैसे? जब भी कभी हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन में तो उसे हम बोलते हैं पल्सेशन। और इसके काउंटर में अगर हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि हमारे लेग एरिया से ब्लड रिवर्स होकर हमारे हार्ट की तरफ जाने लगे, अच्छा हार्ट को ब्लड मिलने लगे, तो उसे हम बोलते हैं काउंटर पल्सेशन। जी हाँ, ये एक तरीके का ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम लेग से या फिर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से पुश करते हैं हार्ट की तरफ, इसलिए इसे बोला जाता है इन्हेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन।
तो आपने हमेशा देखा ही होगा कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जो बहुत एक्टिव रहते हैं, उनका हार्ट रेट, पल्स रेट जो है हमेशा बड़ा ही रहता है, हमेशा ज़्यादा ही रहता है। तो ये सोचने वाली बात ये है कि क्यों उनका हमेशा हार्ट रेट, पल्स रेट ज़्यादा ही क्यों आता है। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत एक्टिव रहते हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इनके जो कोलैटरल कैपिलरीज, यानी कि जो मैंने आपको 4 आर्टरीज बताई थी, उनसे अटैच जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं वो भी एक्टिव होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो ब्लड है सप्लाई करने में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके के जो पर्सन होते हैं उनका हार्ट रेट, पल्स रेट ज़्यादा आता है कंपेयर टू द नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए। तो इसी को रिलेट करके मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो EECP जो है ये भी सेम इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको हम ये तो नहीं बोल सकते कि आप भागो, तो ऐसे लोगों से हम रनिंग नहीं करवा सकते। तो इनको एक तरीके का हम काउंटर पल्सेशन देते हैं एक्सटर्नली, सो दैट वो एज इट इज सेम फंक्शन हो जैसा कि स्पोर्ट्स पर्सन में होता है, और जो एक्स्ट्रा कैपिलरीज हैं वो खुल जाती हैं। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो हमारा लोअर लिम्ब होता है, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, वो फुल ऑफ मसल्स होता है। तो अगर मैं इसमें एकदम से सारी की सारी मसल को प्रेस कर दूं, तो और साथ में आपका हार्ट भी पंप हो रहा है, हार्ट भी प्रेशर दे रहा है, और नीचे की जो आपके लिम्स की जो मसल्स हैं वो भी हो गई, तो जो ब्लड है वो एक जगह पे आ जाएगा और बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में एक प्रोसीजर होता है, यानी कि कंट्रोल काउंटर पल्सेशन देने पड़ते हैं। अब इस तरीके का ट्रीटमेंट होता कैसे है, किस तरीके से इसे हम नॉन सर्जिकल बाईपास सर्जरी बोल सकते हैं। तो इसमें एक नॉर्मल बेड होता है जिस पे आपको लाई डाउन करना है, एंड वहाँ पर कुछ जैकेट्स होते हैं जो आपके लोअर लिम्ब में, यानी कि आपके लेग के एरिया में रैप कर दिए जाते हैं। अब उसके चलते एक ECG होता है, वो आपको लगाया जाता है। आपके नॉर्मली जिस तरीके से ECG लगता है वैसे आपका बॉडी पे ECG लगाया जाता है, और उसकी जो रीडिंग होती है वो कंप्यूटर पर आ रही होती है। और अब ये जो मशीन होती है इसके अंदर एक तरीके का कंप्रेशर होता है। ये जो कंप्रेशर होता है ये प्रेशर क्रिएट करता है एयर का। जब ये जो एयर होती है जैकेट पे प्रेशर देती है, तो जो आपके लोअर लिम्ब के, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के जो मसल होते हैं वो कंप्रेस होते हैं, और जो भी ब्लड होता है वो पास होता है टुवर्ड्स द हार्ट। तो इस तरीके से हम काउंटर पल्सेशन क्रिएट करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि इस तरीके के ट्रीटमेंट को कितने टाइम तक करना पड़ेगा, क्या इसे रोज़ करना पड़ेगा, क्या इसे लाइफ टाइम करना पड़ेगा। तो आंसर है नो, आपको लाइफ टाइम ट्रीटमेंट नहीं लेना है। ये कुछ टाइम ड्यूरेशन का ही ट्रीटमेंट है जो आपको करवाना है अपने अंदर। अब इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, आपकी कंडीशन को देखकर आपके कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो आपको एडवाइस करेंगे कि कितने टाइम में आपको ये ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। अगर मैं आपको बहुत बेसिक आइडिया देना चाहूँ तो आप मानिए कि अगर आपका जो हार्ट है वो 70 बीट्स पर मिनट से पंप कर रहा है ब्लड को, तो 1 घंटे में कितना करेगा। 70 इंटू 60 इज़ 4200। तो 4200 मिनट्स तो आपने एक दिन में 1 घंटे में ही कर लिया। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि उसके अकॉर्डिंग आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको पर डे एडवाइस करेंगे करने के लिए, और कितने ड्यूरेशन तक करना है वो आपको एडवाइस करेंगे। मोस्ट एवरेज टाइम ड्यूरेशन में अगर आपको बताना चाहूँ तो वो 1 या 2 महीने में ट्रीटमेंट एंड हो सकती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या हार्ट ब्लॉकेज है तो सिर्फ EECP प्रोसीजर करवा के हम पूरा का पूरा हार्ट ब्लॉकेज ठीक कर सकते हैं और हमें कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आंसर है नो। अगर आप नेचुरल तरीके से जा रहे हैं, नेचुरल ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं, तो आप अदर एरियाज़ को भी देखना चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जी हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपका डाइट भी आ जाता है एंड आपकी हैबिट्स भी आ जाती हैं। डाइट की अगर मैं आपको बात करूँ तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल बताया है, और किस तरीके के डाइट्स या फिर मैजिकल ड्रिंक हम ले सकते हैं जिससे हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। उस वीडियो को आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं, एंड उस वीडियो का जो लिंक है मैंने अपने इस प्रेजेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। साथ में आपके कुछ हैबिट्स है जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, तो इस तरीके के हैबिट्स को भी आपको टोटली बंद करना होगा, एंड अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को रिलैक्स रखना होगा। तो अगर आप ये सारे चेंजेस कर लेते हैं, साथ ही साथ एक डिटॉक्स ट्रीटमेंट भी होता है जो EECP के साथ कनेक्शन में आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस डिटॉक्स ट्रीटमेंट में ये
ध्यान दिया जाता है कि जो भी मेटालिक टॉक्सिन्स आपके प्लाक या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है या फिर जो आप बोलते हैं वैक्सी मटेरियल है उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है, ये डिटॉक्स ट्रीटमेंट जो है वो हेल्प करता है इन रिमूविंग दैट टाइप ऑफ मेटालिक टॉक्सिन्स, जो फर्दर सॉफ्ट करता है कोलेस्ट्रॉल यानी कि प्लाक को और हेल्प आउट करता है इन ईजी क्लियरिंग ऑफ दैट प्लाक। अब ये सब देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि हाँ EECP जो प्रोसेस है वो हम डेफिनेटली करवा ही सकते हैं या फिर हम रूटीन में ले ही सकते हैं, बट साथ में ये भी क्वेश्चन आएगा माइंड में, क्या ये ऑथराइज्ड है, क्या ये बेनिफिशियल होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये मोर देन 200 रिसर्च करने के बाद 1994 में अमेरिकन FDA ने इसे अप्रूव किया है एंड उसी के कुछ सालों के बाद अमेरिकन इंश्योरेंस मेडिकेयर ने भी इसे इंक्लूड किया है अपने प्लान में। 2002 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। उसी के 4 इयर्स बाद 2006 में यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने भी इसे अप्रूव किया है। आप सबको पता ही, अगर अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसे अप्रूव किया है, ऑथराइज किया है, तो इंडिया में ये डेफिनेटली ऑथराइज एंड लीगल ही है। बिना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किए बहुत इजी तरीके से अगर चाहते हैं नेचुरल बाईपास सर्जरी को ऑप्ट करना तो आप इस ट्रीटमेंट को डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिए, ये ट्रीटमेंट ऑप्ट करने से पहले आपको आपके कार्डियोलॉजिस्ट से डेफिनेटली कनेक्ट करना चाहिए एंड उनके सुपरविजन के अंडर ही इस ट्रीटमेंट को लेना चाहिए। तो आज मैंने अपने सेशन में आपको बहुत क्विकली बताया कि ब्लॉकेज कितने लेवल तक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है आपके बॉडी में और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर ब्लॉकेज हो सकता है। साथ में मैंने आपको कुछ इजी टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स भी बताए। अगर आप हार्ट के रिलेटेड कुछ सिम्टम्स को देख रहे हैं तो इस तरीके के जो टेस्ट हैं उनको डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको एक बहुत इजी नेचुरल बाईपास सर्जरी के बारे में भी बताया जो है EECP। आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं और अपने नियर एंड डियर वन को एडवाइस कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिए, ये सब होना चाहिए अंडर द सुपरविजन ऑफ योर कार्डियोलॉजिस्ट। अगर आपको मेरा ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के मोर इन्फॉर्मेटिव सेशंस आप तक लाती रहूं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।